मेरे प्यारे बच्चों, आज हम गास प्रमेय पढ़ेंगे, गास थ्योरम पढ़ेंगे। कल हमने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। गास कार्ल फ्रेडरिक रीच गास, जो वैज्ञानिक का नाम था कार्ल फ्रेडरिक रीच गास, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने कहा कि यदि किसी बद्ध वैद्युत क्षेत्र के किसी बंद पृष्ठ से जितना चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स निकलता है, वैद्युत फ्लक्स जितना निकलता है, उस वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबद्ध उपस्थित जितने भी आवेश होते हैं, उन आवेशों के बीच रिलेशन बताया, संबंध बताया। नहीं समझ में? जैसे मान लेते हैं कि यह एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का वह जो है वो एक बिंदु है और यहां से वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैद्युत फ्लक्स जिस पृष्ठ से, जिस बिंदु से वो निकल रहा है, उस बिंदु का वैद्युत फ्लक्स और इस पृष्ठ द्वारा जितना भी आवेश है, उन दोनों में रिलेशन बताया, परिणात्मक संबंध बताया। इसी को कहते हैं गास का थ्योरम। तो भौतिक विज्ञान से कैसे बताएंगे? कहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा उपस्थित या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से एक बार वंस अगेन, किसी बंद पृष्ठ से या पास से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात ये होगा 1/ε0 इंटू में का क्यू, यानी कि ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान में ε0। ये बिंदु है, इस बिंदु से जितना होकर फ्लक्स गुजरेगा, वो फ्लक्स का मान 1/ε0 गुणे आवेश का गुना होगा। इसको कहते हैं हम गास का प्रमेय या गास थ्योरम। आइए हम इसे सिद्ध करते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपन ε0 इतना मान कैसे आएगा। हमने आपको बताया था कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए, यह बिंदु O है, यहां से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें फाई का मान ज्ञात करना है। ये जो बीच का जो कोण बना है, इसको घनकोण कहा जाता है, d ओमेगा से लिखा गया है। बहुत कम क्षेत्रफल dA है और जो पूरा क्षेत्रफल है, जो पूरा एरिया है, वो A है। हमने आपको कल बताया था कि यदि किसी कम क्षेत्रफल को समाकलित कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो पूरे एरिया का क्षेत्रफल मालूम हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, ये जो बहुत कम क्षेत्र है उसको dA रखा गया है। हम जानते हैं, कल हम बताए थे आपको कि फाई ई या डी फाई ई इक्वल टू होता है ई ए या ई इंटू डी ए कास थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैद्युत फ्लक्स से मैंने बताया था कल कि डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कास थीटा। ध्यान देंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ई का वैल्यू ज्ञात करेंगे। हम बताए थे आपको कि ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू अपान में आर स्क्वायर। मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बहुत पहले आपको प्रूव किए थे हम पिछले चैप्टर में। ई का वैल्यू इसमें रख दो, माने क्या करेंगे, ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, माने जो ई का वैल्यू आया है, इसमें ई के जगह पर रख देंगे। तो रख दें तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू, ई का वैल्यू कितना आया है, 1/4πε0 क्यू अपान में आर स्क्वायर गुणे क्या बचा, डी ए कास थीटा। मान लिया कि इक्वेशन नंबर 3। ई का वैल्यू इसमें रख दिया, इतना मानो। तो अब क्या करेंगे इसको कि जो क्यू अपान आर स्क्वायर है, ये क्यू को उधर ले जाएंगे और कास थीटा को यहां रखेंगे। मैंने देखिए क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू
क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बचा कितना डी ए कास थीटा अपान में आर स्क्वायर। इतना हो गया। इसका वैल्यू यहाँ रख दे, क्यू किधर कर दे। हम जानते हैं आई नो दैट या वी नो दैट कि डी ए कास थीटा अपान में आर स्क्वायर का वैल्यू होता है डी ओमेगा। इतना का जो वैल्यू होता है डी ओमेगा के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, इसके जगह पर इस मान को यहाँ क्या कर देंगे, रख दें। तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका वैल्यू क्या आया है डी ओमेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या डी ओमेगा। कह सकते हैं कि सर यहाँ ओमेगा क्यों नहीं लिए हैं, इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि एरिया बहुत कम है, डिफरेंस एरिया बहुत कम है, इसीलिए मैंने डी ओमेगा लिया। यदि यहाँ पर डी ओमेगा ना होकर के यदि यहाँ केवल ए होता तो हम यहाँ ओमेगा लेते। और देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ध्यान देंगे, ये जो है डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में डी ओमेगा। हम कल बताए थे कि छोटी संख्या को चाहे छोटे क्षेत्र को बड़ा दिखाने के लिए समाकलन करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों पक्षों को समाकलन करेंगे। मतलब लिखेंगे यहाँ कि दोनों पक्षों का ओमेगा के सापेक्ष समाकलन करने पर ठीक है, इधर हो जाएगा ये समाकलन का चिन्ह होता है, क्या बताए थे, समाकलन डी फाई ई। इधर क्या होगा समाकलन, यहाँ एस लिखेंगे, एस बोला तो सरफेस माने इस पूरे पृष्ठ के लिए लिया गया है। एस ये क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में डी ओमेगा। ध्यान देना है ये किसके सापेक्ष कर रहे हैं, ओमेगा के सापेक्ष। तो ओमेगा के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, तो इसको बाहर करेंगे। मतलब ये हो जाएगा क्या, यहां से ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन 1 इंटू डी ओमेगा। 1 इंटू डी ओमेगा का मान हो जाएगा ओमेगा, यानी कि फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या हो जाएगा ये ओमेगा। इस समाकलन का रूल है, कल मैंने बताया था समाकलन का रूल होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि 1 इंटू डी ओमेगा दिया है ना, यही ना है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 0 इंटू का डी ओमेगा। क्या किसी भी संख्या के पावर 0 पे उसका मान कितना हो जाएगा 1। और समाकलन का रूल होता है कि इसमें एक जोड़ दो और उसी से भाग कर दो, माने क्या हो जाएगा 0 + 1 बटा 0 + 1। इसका रूल है, इसमें एक जोड़ दो और उससे भाग कर दो, समाकलन हो गया इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा ओमेगा। मैंने कर दिया ओमेगा कर दिया। और देखिए यहाँ हम अभी जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, ये वैल्यू होता है, ओमेगा का मान होता है 4 पाई। ये इसका मतलब क्या बोलेंगे, संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस मान का कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, मान ये हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया क्यू अपान में cos 0 एप्सिलॉन 0। यही हमें प्रूव करना था, यही गास का पहले है। तो फिर से एक बार सुन लेते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध किसी बिंदु से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। माने क्या 1/एप्सिलॉन 0 गुणे क्या कुल आवेश।
मैंने जितना है बिंदुआ से फ्लक्सवा निकली उस फ्लक्सवा का जो मान होगा वो 1/साइलेंट 0 का गुना होगा, ये में सिद्ध करना था। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे। आज इतना ही, पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से, और जो भी पॉइंट्स हमें नए हमसे जरूर बताएंगे, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।